जनरल प्रसाद, हर एक सैनिक जो हमने गंवाया है वो सर्वश्रेष्ठ थे। आज पूरा देश इस गम में डूबा हुआ है। जनरल रावत की बात बार बार इसीलिए आ जाती है क्योंकि एक ऐसे ऑफिसर रहे, एक ऐसे लीडर रहे, और जिन्हें हम जनता का जनरल भी कह रहे हैं, पब्लिक जनरल, क्योंकि वो सबसे घुलते मिलते थे। चाहे वो कश्मीर जा रहे हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हों, चाहे वो अपने काम से कहीं जा रहे हों, या फिर जो हमेशा वो कोई ना कोई देश की सेवा के काम में ही लगे हुए नजर आते थे सबको। मुझे वो दौर भी याद आता है जब जनरल रावत ने भारतीय सेना की कमान संभाली। कश्मीर में जितने भी आतंकी घटनाओं के बाद जब आतंकियों को घेर कर मारने की बारी आती थी, एनकाउंटर्स आते थे, उसमें हाउस इंटरवेंशन की बड़ी प्रक्रिया होती थी। लेकिन हम अपने जवानों को भी, अपने सैनिकों को भी गंवा रहे थे। ये एक पॉपुलर मूव तो नहीं था, लेकिन जनरल रावत ने कहा कि हाउस इंटरवेंशन नहीं, अगर बहुत कंजेस्टेड इलाका है तो सिविलियंस को वहां से बाहर निकालिए और आतंकियों को उड़ा दीजिए। जनरल रावत की इन चीजों में बहुत जगह, चाहे मेजर गोगोई का मामला रहा हो या फिर इस तरह के ये मामले रहे हो, डरते नहीं थे कि उन्हें जज किया जाएगा। अपना देश, अपने सैनिक सबसे पहले आते थे उनके लिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनके लिए कंट्री फर्स्ट था, बाकी चीजें बाद में थी। मैं तो उन्हें बहुत पर्सनली जानता हूं, शायद गौरव को मालूम भी होगा कि मैं जब मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर में ब्रिगेडियर था तो रावत साहब मेरे नीचे डायरेक्टली मेरे साथ काम करते थे एज ए मेजर इन द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर। तो मेरी उनकी जान पहचान तो 1991-90 से है। देखिए, उनके साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबकी बात सुनने को तैयार थे, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे सर्विंग हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो। और उसके बाद अगर वो जो व्यक्ति उनको कोई सजेशन दे रहा है तो उसको वो कहते थे, जी आपका सजेशन बड़ा अच्छा, हम इसको मुकम्मल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। और अगर उनको बात सही नहीं लगती थी तो वो सफ़ा कह देते थे कि भाई ये बात ठीक नहीं है, मेरे इसके ये रीज़न्स हैं। और रीज़न करके उनकी रीजनिंग पावर इतनी अच्छी थी कि वो इतनी तसल्ली से, इतने अच्छे तरीके से समझा देते थे कि देखिए जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और मैं इस मारे ये कर रहा हूँ। और उसको जब समझा देते थे तो जो सुझाव देता था वो मान जाता था कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, हमारा कहना गलत था, हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या हमारा इसका नज़रिया गलत था। और दूसरी बात उनकी बड़ी भारी ये थी कि हर दफ़ा जब बात करते थे किसी से तो एक किस्म से मुस्कुरा कर बात करते थे, ऑलवेज अ स्माइल ऑन हिज फेस। वो दूसरी बात थी। तीसरी बात, आपने गोगोई की बात की। आपको मेजर गोगोई का इंसिडेंट बड़ा अच्छा से याद है, मुझे भी याद है। उस समय जब जस्ट ये डिस्कशन हुआ, जब ये हादसा हुआ, तो तुरंत उसके बाद उसको छोटा मोटा रिकग्निशन आर्मी चीफ ने दिया। उसके बाद कितनी उसकी किस्म किस्म की बातें हुई, उसका उन्होंने कोई, he did not care one bit about it. So he was a man who believed what he said. वो कह देते थे सीधी बात, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, आपको पसंद ना आए तो ठीक है। वो उसका रीज़न देंगे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कई लोग उनसे नाराज़ हो चुके थे, लेकिन जो वो कर रहे थे सही था। अब जिस तरह उनका टेन्योर शुरू हुआ वो भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको मालूम ही है कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने 2 वेरी सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स को सुपरसीड किया, जो कि बहुत काबिल अफसर थे। दोनों बड़े, दे वर क्वाइट कॉम्पिटेंट टू बी द चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन इनको सरकार ने क्यों चुना, इस पर बहुत डिबेट हुई। इसकी शायद आपकी चैनल पे भी डिबेट हुई होगी, मुझे याद नहीं, शायद आपकी चैनल पे मैं भी इसमें कुछ बोला हूँगा। लेकिन उस समय की बात यह है कि एक सोल्जर वो रहता है असलियत में जिसका फील्ड में कॉम्बैट एक्सपीरियंस रहा हो। अगर आप रावत साहब का करियर देखें शुरू से, तो इन्होंने बटालियन करी लाइन ऑफ कंट्रोल में, इन्होंने ब्रिगेड कमांड की इंसर्जेंसी में, इन्होंने डिवीजन कमांड की इंसर्जेंसी में, इन्होंने कोर कमांड की ईस्टर्न सेक्टर में 3rd कोर की जब ये थे GOC 3 कोर, वहाँ इंसर्जेंसी की। तो इनको एक बड़ा अच्छा हर एक कमांड अपॉइंटमेंट में इनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला फील्ड सर्विस करने का। उसके अलावा यही नहीं, ये म्यांमार में जो हमने एक रेड किया था उसके भी ये ही वॉज द ऑथर ऑफ दैट रेड एज वेल। बालाकोट, उरी के टाइम में भी इनकी बहुत बड़ी योगदान थी। और इनकी इंटरनेशनल जो नॉलेज बढ़ गई थी, उसके 2 कारण थे। एक तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में एक ब्रिगेड साइज फोर्स को कमांड किया। इन्होंने अमेरिका में कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज कोर्स किया, वहाँ ये अव्वल नंबर दर्जे पे आए थे। और आपको शायद मालूम होगा 1-2 साल पहले इनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे, और इनकी फ़ोटो लगी है, इनकी साइटेशन लगी है हॉल ऑफ फेम में। तो ये बहुत कम होता है ऐसा। तो अगर इस सब चीज़ को देखें तो ही वॉज ए पर्सनैलिटी विच इज़ ऑल राउंडेड। अगर आप इनकी स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की बात करें
तो ये मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में रह चुके हैं, ये मिलिट्री सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कमांड रह चुके हैं, ये ईस्ट में सर्व कर चुके हैं, ये वेस्ट में सर्व कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि his overall development has been so perfect right from the time he got a sword of honor in the IMA as a gentleman cadet। वहीं से इनका ग्राफ शुरू हुआ और इनका ग्राफ उसके बाद ऊंचा ही होता चला गया और इन्होंने किसी जगह पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे बात सही हो, किसी को अच्छी लगे न लगे, इन्होंने मुंह फट जवाब दे दिया। कई दफा अखबारों में भी इनके बारे में निकाल दिया था लोगों ने कि इन्होंने ऐसे बयान दे दिया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। सोर्ड ऑफ ऑनर से लेकर जिस तरह से वो सेना अध्यक्ष बने और फिर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, इनका पूरा करियर ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस में ही बीता है और कठिन निर्णय लेने में बिल्कुल कतराते नहीं थे, घबराते नहीं थे। एयर मार्शल चोपड़ा, अगर इंटीग्रेशन की भी बात की जाए, थिएटराइजेशन की भी बात की जाए, तो बहुत विरोध हुआ इनके थिएटराइजेशन प्लान का, लेकिन ये वायुसेना को साथ लेकर, सभी सेनाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। अब कितना कठिन होगा या कितना चुनौतीपूर्ण होगा उस मिशन को अंजाम तक ले जाना। गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे दोनों चीजों में, चाहे वो इंटीग्रेशन है सर्विसेज की और इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भरता के लिए, दोनों के लिए वो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ एक थिंक टैंक का, एयरफोर्स थिंक टैंक का, इसलिए मुझे वो बुलाते थे, मैं उनके साथ बहुत इंटरेक्शन किया है, क्योंकि छोटी छोटी जो इश्यूज थी आपस में, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम सब जुटे हुए थे, उनके साथ लगे हुए थे। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इंटीग्रेशन के अंदर बहुत ही काम करना है। एक थिएटर बनाने तो एक बात है, उसके नीचे की कितनी इंटीग्रेशन है, एचआर पॉलिसीज, कैसे ईच सर्विस उसके अंदर आएगी, कैसे हम डिवाइड करेंगे कंट्री को, बहुत ही इंटीग्रेशन की चीजें हैं। मगर इन स्पाइट ऑफ जगह जगह से रेजिस्टेंस थी, फिर भी उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने एक स्पेशल कैप्सूल कराया था यूएसआई के अंदर, जो ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर सर्विंग तीनों सर्विसेज के थे, और हम कुछ रिटायर्ड लोगों को उनके साथ मेंटर बना के उन्होंने एक स्पेशल सेमिनार और इवेंट कराया था। नियरली फॉर 2 वीक्स हम सब मिलके बैठे थे ताकि हर चीज का हल निकाल सके। और जैसे आपने बताया, वो गुजर गए, गवर्नमेंट एक फिर नया सीडीएस सिलेक्ट करेंगी, 1-2-4 दिन के अंदर अनाउंस कर देंगी शायद गवर्नमेंट, जो जल्दी से जल्दी। और वो जो काम उन्होंने कर लिया है, जो कुछ चीजें मोबिलाइज कर दी गई हैं, जो आइडियस काम उनके साथ मिलकर कर रहा था, उसको फॉरवर्ड कैरी किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और वो क्योंकि रास्ता बना दिया गया है, उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखा दिया है सबको, और ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस अब ये रुकने वाला नहीं है, और ये इंटीग्रेशन सबके इंटरेस्ट में है। हम तीनों सर्विसेज एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न एकजुट हैं। थोड़े थोड़े व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर दैट प्रोसेस विल कैरी ऑन। यस।